अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फैस अकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर का लेक्चर और सेकेंड ईयर के लेक्चर में बारी है हमारे चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को कंटिन्यू करने की। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, दरअसल अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड दोनों लेक्चर्स अपलोड हो गए थे और अब हम ट्रांसफर होने वाले हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स। और वो जो टॉपिक और आज जो हम लोग मेन टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, और वो हम लोग सीखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन चलो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें आपको पता है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो फिक्स्ड एक पाथ है उनका जिसको फॉलो करते हैं, जिसको हम कहते हैं उनका ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी लेवल शेल वगैरह जो कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ना रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड फिक्स्ड पाथ, उनका पाथ जो है वो बिल्कुल फिक्स होता है। बट इन केस ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड में एक बात हमें पता है कि एटम जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो होता क्या है कि अगर दो एटम्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ जाएं तो उनके जो एटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। यानी कि एटम जब करीब होंगे, जाहिर सी बात है जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे। और एटम के इतने ज़्यादा करीब होने की वजह से क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इफेक्ट होने लगते हैं बराबर में मौजूद किसी एटम की वजह से। तो देखो, अगर हम सॉलिड से हटा दें बात, सॉलिड से बात हटाकर सिर्फ मैं एक एटम की बात बताऊं, तो जो रास्ता होता है बिल्कुल फिक्स होता है, एक थिन लाइन होती है, बस इलेक्ट्रॉन उसी को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि जब सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता होता है वो एग्जैक्ट नहीं रहता कि वो उसी लाइन को फॉलो करेगा, बल्कि वो कई सारी लाइंस होता है। कभी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ नेबरिंग एटम, बराबर वाले एटम की न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा उसके करीब चला जाएगा, या अगर बराबर वाला कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वजह से इस तरफ आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का रास्ता है वो बिल्कुल फिक्स नहीं होता, बल्कि वो थोड़ा सा फैला सा होता है। और फिर उसी ऑर्बिट को या उस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं एनर्जी बैंड, क्योंकि वो एक पट्टी नुमा चीज होगी। बैंड को उर्दू में कहते हैं पट्टी। तो एक चौड़ा सा एक रास्ता होता है जिसको इलेक्ट्रॉन फॉलो कर सकता है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ होता है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिन आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन, जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की बात नहीं करते, एनर्जी ऑर्बिट की बात नहीं करते, एनर्जी लेवल की बात नहीं करते, बल्कि हम बात करते हैं उसकी एनर्जी बैंड की। और उसकी वजह मैंने आपको समझा दी है कि बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट रास्ते को फॉलो नहीं करता, तो थोड़ा सा जो उसका रास्ता होता है वो फैला सा होता है। ठीक है, एक बैंड की शक्ल में होता है, पट्टी की शक्ल में होता है। इसी वजह से इन केस ऑफ सॉलिड्स हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है एनर्जी बैंड। ठीक है, अच्छा, एनर्जी बैंड जब आपकी समझ में आ गया है तो अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक बातें बताऊं। देखो, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर होता है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन, चाहे सॉलिड में हो, लिक्विड में, किसी में भी हो, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट इन केस ऑफ सॉलिड, वो जो शेल होता है वो वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट नहीं होता, बल्कि वो कहलाता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से मुराद ये है कि जो सॉलिड का आउटर मोस्ट बैंड होता है, जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उस जगह को कहा जाता है वैलेंस बैंड। और बिल्कुल उसके ऊपर अगर चला जाए, यानी कि उसी बैंड एरिया के अगर ऊपर की तरफ चला जाए, बाहर की तरफ चला जाए एटम से, तो फिर जो बैंड पाया जाता है, जो एक पाथ पाया जाता है चौड़ा सा, उसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से थोड़ी सी एनर्जी को गेन करता है, देन फिर वो जा सकता है कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड का नाम इसी वजह से कंडक्शन बैंड रखा गया है कि जब एक मरतबा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रेवल कर जाते हैं तो फिर वो कंडक्शन में पार्ट लेते हैं, इस वजह से उसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। और मैं एक आपको बात बताऊं, कंडक्शन बैंड कभी भी फिल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, वैलेंस बैंड फिल हो सकते हैं, और वैलेंस बैंड याद रखो एम्प्टी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वैलेंस बैंड एम्प्टी हो। तो बड़ी दो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, वैलेंस बैंड एम्प्टी नहीं हो सकता और कंडक्शन बैंड फिल नहीं हो सकता, ये केसेस तो पॉसिबल नहीं है। और वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड होता है उसके दरमियान में एक ऐसा बैंड होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन का होना पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर है। और उस हिस्से को कहते हैं फॉरबिडन गैप। वो जो हिस्सा है जहां पर इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, वो फॉरबिडन गैप कहलाता है। और याद रखिए कि जब हम सॉलिड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड को पढ़ते हैं तभी हमें सॉलिड का एक स्ट्रक्चर समझ में आता है कि सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का जो रास्ता है, जो जगह है, वो कहलाता है वैलेंस बैंड।
फिर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकते, उनकी होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, उसे कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। और फिर उसी गैप के ऊपर जो है वो पाया जाता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वो बैंड है कि जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तो फिर वो कंडक्शन में पार्ट लेना शुरू हो जाता है। तो चलो अब जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड हम लोगों ने पढ़ी उसके मुताबिक क्लासिफिकेशन करना शुरू हो जाते हैं सॉलिड्स की। तो याद रखो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड जो सॉलिड्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप्स के अंदर। पहले कहलाते हैं इंसुलेटर, फिर कहलाते हैं कंडक्टर्स, और तीसरे जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंसुलेटर्स के बारे में। देखो इंसुलेटर्स की खास बात क्या है कि इंसुलेटर्स में जो कंडक्शन बैंड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी कि कंडक्शन होती नहीं है। इंसुलेटर्स वैसे भी आप लोग जानते हो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराते, लेकिन वो पास क्यों नहीं कराते तो आज हम लोग स्ट्रक्चर के जरिए समझने वाले हैं। वो एक्चुअली इस वजह से पास नहीं कराते क्योंकि उनका जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। क्यों नहीं होते तो उसके लिए आप ये बातें समझ लो। सबसे पहली बात यह है कि जो वैलेंस बैंड होता है इंसुलेटर्स का वो कंप्लीटली फिल होता है, ठीक है ना, वो कंप्लीटली फिल हुआ होता है वैलेंस बैंड इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि जो एनर्जी गैप होता है, जो फॉरबिडन गैप होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वो बहुत लार्ज होता है, एक लार्ज फॉरबिडन गैप होता है। ठीक है, और उस फॉरबिडन गैप को ओवरकम करना बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल हो पाता है, और उसके लिए भी उन्हें सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दरकार होती है। ठीक है, तो ये बात आपने समझनी है। इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर्स वो हैं जो कंडक्शन में पार्ट नहीं लेते। कंडक्शन में पार्ट क्यों नहीं लेते? उनका जो कंडक्शन बैंड होता है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड फिल होता है, भरा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन से। और क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन जंप कर पा रहे होते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ? तो याद रखो दोनों के दरमियान में एक फॉरबिडन गैप पाया जाता है, और वो लार्ज फॉरबिडन गैप होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इस वजह से ना होने के बराबर की कंडक्शन पॉसिबल है थ्रू इंसुलेटर्स। और दूसरे नंबर पे कंडक्टर्स, वो तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने वाले, ऐसे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कराते हैं। और ऐसा वो कैसे करवा सकते हैं? तो याद रखो जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है सॉलिड्स का, वो तकरीबन एक दूसरे को ओवरलैप किया होता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है तो दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप किया ही होता है, यानी कि कोई फॉरबिडन गैप दोनों के दरमियान में नहीं होता। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो कि मौजूद होते हैं वैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड में भी मौजूद होते हैं, क्योंकि बात एक ही है, ना होने के बराबर की एनर्जी चाहिए उनको कंडक्शन में पार्ट लेने के लिए। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि कंडक्टर्स आमतौर पे बहुत अच्छे तरीके के साथ एनर्जी को कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कंडक्टर से रिलेटेड। और प्रॉपर्टी समझनी है तो ये देख लो, जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है एक ही बात है। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वही कंडक्शन बैंड में है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी अगर मिल जाए इलेक्ट्रॉन को तो इजीली वो कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि वो कंडक्शन में पार्ट लेने लगते हैं। ठीक है, ये बात हो गई कंडक्टर्स की। तो अब जरा इंसुलेटर्स कंडक्टर्स को पहले समझ लो। इंसुलेटर्स के अंदर एक लार्ज फॉरबिडन गैप था, यहाँ पे कोई गैप है ही नहीं। कंडक्टर्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में है तो वो इजीली कंडक्शन बैंड के अंदर ट्रेवल कर सकता है। नाउ तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमने समझनी है, और वो है अबाउट सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या है? सेमीकंडक्टर वो सॉलिड की टाइप है जहां पर आप देखेंगे कि पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड होता है, पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड होता है, दोनों पार्शियली फिल्ड होते हैं, और दोनों के दरमियान में फॉरबिडन गैप पाया जाता है, बट वो नैरो फॉरबिडन गैप होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वैलेंस बैंड में, जैसे इंसुलेटर्स में सारे के सारे मौजूद थे। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया सेमीकंडक्टर्स के अंदर कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, कुछ कंडक्शन बैंड में है। और अगर कुछ एनर्जी मिल जाए इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफी होता है। बाकी कंडक्टर्स के अंदर तो आप ये देख लें कि बस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है वो कंडक्शन बैंड में भी मौजूद है। एक ही बात है, तो वो कंडक्शन में पार्ट ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है उन्हें थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, तो वो जो नैरो फॉरबिडन गैप होगा उसको वो ओवरकम करके, उसको जंप करके वो कहाँ चले जाएंगे? वो चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो वो कंडक्शन में पार्ट लेंगे। तो बाय नेम ही आप समझ लीजिए इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट नहीं करते, कंडक्टर्स जो कि अच्छा खासा कंडक्ट करते हैं, और दोनों के दरमियान में पाया जाता है सेमीकंडक्टर्स, यानी कि नीम मॉसिल नीम कंडक्टर, यानी कि आधा कंडक्टर। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। सेमीकंडक्टर 0 केल्विन के ऊपर कंडक्शन शो ही नहीं करते।
ठीक है ना, क्योंकि 0 केल्विन का मतलब हो गया एनर्जी ना होने के बराबर है जो मिल रही है इलेक्ट्रॉन को। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, वो होंगे वैलेंस बैंड में, और वो नैरो फॉरबिडन गैप को ओवरकम करके कंडक्शन बैंड में कंडक्शन में पार्ट नहीं ले सकते, कंडक्शन बैंड में ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती रहती है वैलेंस बैंड वाले, और वो फिर वो कहाँ, वो ट्रांसफर हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में। और एक मरतबा अगर वो कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाए तो वो कंडक्शन में पार्ट ले सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स जो है ना, वो कुछ अमाउंट में कंडक्शन कर सकते हैं, ना तो इंसुलेटर की तरह बिल्कुल ही नहीं करते, ना ही कंडक्टर की तरह मैक्सिमम करते हैं, बट दोनों का इंटरमीडिएट होते हैं ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं वो 0 केल्विन पे बिल्कुल बिहेव करते हैं इंसुलेटर्स की तरह। लेकिन अगर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स को जो कि वैलेंस बैंड के अंदर हैं, तो उस एनर्जी को गेन करके कंडक्शन बैंड में ट्रेवल कर जाते हैं। ठीक है, और जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं उस पॉइंट को, यानी कि समझ लो कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो जो जगह है वो कहलाती है होल। तो यहाँ पे जो कंडक्शन होती है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, वो इलेक्ट्रॉन और होल्स के थ्रू होती है, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और ज्यादा डेप्थ में स्टडी करेंगे। बट आज का जो हमारा लेक्चर था वो इसी बात पर बेस कर रहा था कि आपको बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बारे में पता हो, बैंड्स के बारे में पता हो, और फिर उस थ्योरी के मुताबिक आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में। सो आई होप कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।